गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। एलएलबी बीएलबी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1872 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसमें से जो क्वेश्चन हैं बनते हैं उनके सेक्शन में बता देता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप पढ़ लीजिए। उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872 25 अप्रैल 1872 में बना था। लागू कब हुआ था? लागू होने की डेट दूसरी है, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 जो होता है किसी भी एक्ट का, वो समानता किससे बात करता है? एक्सटेंड कहाँ तक होगा, कहाँ तक उसका विस्तार होगा और क्या नाम होगा उस अधिनियम का। तो इस अधिनियम का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और यह पूरे भारत में लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है डिफिनीशन पार्ट जो होता है। ठीक है, सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का समानता वह डिफिनीशन पार्ट होता है। इसमें डिफिनीशन दी होती है उन शब्दों को अच्छे से बताया होता है जो आगे प्रयोग किए होते हैं। जैसे प्रपोजल है, तो प्रपोजल प्रस्तावना। अब सेक्शन 2A बात करता है प्रस्तावना पे, प्रपोजल पे। जैसे मैंने अपने मित्र को अपनी बाइक बेचने के लिए क्या दिया, उसे ऑफ़र दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तो ये प्रपोजल कहलाता है, मतलब मैंने ऑफ़र दिया उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2B प्रॉमिस, वचन। मैंने उसे क्या कहा कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, और उसने क्या कहा, ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ इतने रुपए में। मैंने जो रुपये बताया था कि मैं 10,000 रुपये में 10,000 में अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, तो उसने कहा ठीक है मैं 10,000 रुपये में आपकी बाइक खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो वह जब जैसे ही उसने खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस दी, अपनी स्वीकृति दी, वैसे वो वचन बन जाता है। ठीक है, 2D, 2C इम्पोर्टेंट नहीं है। 2D बात करता है, और 2C में हमको लगता है प्रॉमिसी और प्रॉमिसर दिया हुआ है, जो वचन गृहीता या वचन दाता, दो बातें वहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्सिडरेशन बात करते हैं प्रतिफल। प्रतिफल मतलब मैंने क्या किया, बाइक दिया उसे और उसके फल में मुझे क्या मिल रहा है, 10,000 रुपये। तो वो सब ये कॉन्सिडरेशन में आ गया। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ हमारे एक दूसरे में। सेक्शन 2E, बिना एग्रीमेंट के हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता बिना एग्रीमेंट के। तो एग्रीमेंट विशेष रूप में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। सिंपल तरीके से मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से अगर सभी स्टूडेंट देखेंगे, मुझे खुशी होगी कि आप लोग देखते हैं वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सेक्शन बनाऊंगा जिससे आपको इन सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ एग्जाम्पल भी बताऊँगा, इससे एग्जाम्पल जो आते हैं परीक्षाओं में उसको भी आप कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइट, वाइट शून्य, 2G, सेक्शन 2G में दिया हुआ है। 2E में एग्रीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्रीमेंट करार। 2G में वाइट शून्य, तो शून्य के करार के बारे में बात करता है। तो इस पे हम बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। मतलब पिछली बार मैं देखा था BHU लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी वाइट टेबल की बात की गई थी। ठीक है, तो ये सब विषय पे मैं बात करूँगा, ये आप सेक्शन नोट करते जाइएगा, ये पढ़ना है आप। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट संविदा बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो इनफोर्सेबल बाई लॉ हो, ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाई लॉ, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। 2I, यहाँ पे आई है, आई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा। ठीक है, मैंने इससे पहले देखा था कि शून्य संविदा 2G बात कर रहा था, और ये शून्यकरणीय वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये BHU में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, वाइड और वाइडेबल के लिए। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को देखते हैं और शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं आप चैनल, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप जब देखते हैं तो मुझे खुशी होती है कि यार मेरे वीडियो देखे जाते हैं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो मुझे क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है कि आप वीडियो देखो, बस मुझे, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं मिलने वाला है।
आप वीडियो देखते हो तो मुझे खुशी मिलती है बस। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। इतना हार्ड है इसकी लैंग्वेज, उस तरह में आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी थोड़ा हार्ड पड़ती है, मैं उसकी जो लॉ की होती है। तो कम्युनिकेशन हिंदी में बोलते हैं, कितना इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कितना सरल है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संसूचना उसको प्राप्त हो जाए, जो मैंने ऑफर दिया है वो किसी जिससे व्यक्ति को दिया है उसे प्राप्त हो जाए। एक्सेप्टेंस मतलब उसने जो है अपनी स्वीकृति दे दी हो। प्रतिग्रहण मतलब स्वीकृति। और प्रतिसंग्रहण रिवोकेशन मतलब उसने अपना जो क्या दिया है, अपनी संसूचना जो दी थी प्रपोजल की, उसे रिवोक कर सकता है। तो कब कर सकता है, उसका कुछ नियम है, उसे पढ़ना होगा, रूल्स के हिसाब से है वो। सेक्शन 4 बात करता है संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। का अमुक कीमत पर खा को गृह बेचने की पुत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। यहाँ पुत्र कोई अर्थ नहीं है। काक अमुक कीमत पर खा को गृह बेचने की प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब खा को पत्र प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह हुआ, का ने खा से क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक प्रपोजल दिया उन्हें कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहेंगे, उन्होंने प्रपोजल दिया का ने कि मैं अपना जो है घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो जब जैसे उसे पत्र प्राप्त हुआ, कि एक लेटर लिख के भेजा था उसने, जैसे वो लेटर प्राप्त हुआ उसे खा को, वैसे ही क्या हो जाएगी, प्रपोजल जो है प्रस्थापना संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे इंग्लिश में ही समझ लेते हैं। ए proposes by letter to sell a house to be a certain price। कुछ निश्चित मूल्य पे घर बेचने के बी से क्या करता है, प्रपोजल देता है, उसे प्रस्थापना करता है। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कम्प्लीटेड व्हेन बी रिसीव द लेटर। जैसे बी ने रिसीव किया लेटर, वैसे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन है जो अब प्रपोजल का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 9, वचन, अभिव्यक्ति और विवक्षित। वचन क्या हो सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है या विवक्षित, दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोल कर, लिख कर, ये सब हो सकता है। इम्प्लाइड, आप ऐसे अपने आचरण के द्वारा, कंडक्ट, आपका आचरण जो है, तो उसके आधार पे आप कुछ ऐसा करते हैं, इससे मालूम चल जाए कि आपने अपनी जो स्वीकृति है वो दे दिया है। सेक्शन 9 बात करता है। सेक्शन 10, कौन से करार संविदाएँ हैं, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात करता है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप में बता देता हूँ। सब करार संविदाएँ हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों के स्वतंत्र सम्मति लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने चेंज किया है इसे एक फाइल में, तो ये पूरा हिंदी जो है थोड़ा अलग रूप में हो गई है। यहाँ लिखा है स्वतंत्र सम्मति से किसी भी अर्थपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी भी अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए। एक ये सक्षम पक्षकार, 4 पॉइंट हैं। एक सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सम्मति दूसरी नंबर, तीसरा अर्थपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए और किसी भी अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और एतद् द्वारा अव्यक्त शून्य घोषित नहीं किया गया, उस जो संविदा है उसे शून्य घोषित नहीं किया गया। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई द फ्री कॉन्सेंट। जो पार्टीज हैं उनके बीच में फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ये लिखा हुआ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो 4 पॉइंट इसमें है। जैसे मान लीजिए कोई माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ अपवाद हैं उसके जिसमें शून्य नहीं होता है, अधिकतर सभी में शून्य हो जाता है, वाइड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? सेक्शन 11 बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है, ठीक है। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कौन कौन है, मैंने इसको शॉर्ट में बनाया हुआ है, आप पढ़ें तो वहाँ लॉन्ग में दिया हुआ है। तो पहला है एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो एक लॉ के द्वारा जो मेजॉरिटी के वयस्कता की एक जो मापन रखा गया है 18 वर्ष, उसको आपने पूरा कर लिया हो तब आप कर सकते हैं। दूसरा साउंड माइंड, चित्त आपका स्वस्थ चित्त के हों आप, स्वस्थ चित्त मतलब साउंड माइंड होता है, पागल वागल ना हो, ऐसा चीज़ें हैं, सब चीज़ें आती हैं। उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों तब आप साउंड माइंड के हों, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब कहने का अर्थ है नॉट डिस्क्वालिफाइड, विधि के द्वारा, किसी विधि के द्वारा आपको नॉट मतलब क्या कर दिया गया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीज़ सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13, ये जितनी इम्पोर्टेंट सेक्शन उसी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फालतू सेक्शन बात नहीं करूँगा मैं। सम्मति की परिभाषा, कॉन्सेंट डिफाइन इट, और सम्मति दो व्यक्तियों को सम्मति, जैसे दो पक्षकार हैं, उनमें से किसी ने एक पक्षकार ने क्या कहा कि मैं घर बेचना चाहता हूँ आपको, दूसरे ने स्वतंत्र सम्मति दी, ऐसा नहीं कोई दबाव दिया। तो सेक्शन 13 तो सिर्फ सम्मति बात करता है कि दूसरा पक्षकार उस वस्तु को खरीदने या बेचने, मतलब उसको खरीदने या न खरीदने के लिए अपनी स्वतंत्र सम्मति दे सके, तो वही सम्मति बात करता है यहाँ पे। सेक्शन 14, स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा, फ्री कॉन्सेंट डिफाइंड, तो इसे फ्री कॉन्सेंट बात करी गई है इसमें सेक्शन 14 में। कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट नॉट कॉज्ड बाई, मतलब इन आधारों पर ना हो तो वह फ्री है। कोरेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, ठीक है। कोरेशन के माध्यम से अगर कोई सम्मति ली गई है तो वह क्या होगी, वह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाएगा, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। अनडू इन्फ्लुएंस में ली गई है, सेक्शन 16 बात करता है अनडू इन्फ्लुएंस, तब भी वह स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड, कपट के माध्यम से ली गई है, सेक्शन 17 बात करता है, तब भी वह फ्री कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। मिस प्रेजेंटेशन में ली गई है, सेक्शन 18 बात करता है, तब भी स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 20, 21, 22, ये तीनों बात करता है मिस्टेक, कोई सब्जेक्ट के विषय में मिस्टेक हुई है तब भी वह क्या हो जाएगा, आपका स्वतंत्र नहीं माना जाएगा, फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। सेक्शन 26, विवाह का अवरोधक करार शून्य है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कहने का अर्थ हुआ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूँगा। मतलब ए बी से शादी करने वाला था, इस बी की महिला है, और सी व्यक्ति आता है कहता है कि तुम अगर 20 शादी नहीं करो, 20 से नहीं शादी करोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए मैं दूँगा। जैसे अब इसको सही बता देता हूँ मैं, ए और बी और सी, ठीक है। ए जो व्यक्ति है वो 20 शादी करने वाला था, ठीक है, ये शादी करने वाला था इस लड़की से, बी एक लड़की है, एक महिला है, उससे शादी करने वाला था ए, और सी क्या कहता है अगर तुम शादी नहीं करोगे बी से तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये विवाह अवरोधक करार है जो शून्य है। बाजी करार भी एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगर वाइट, शून्य, बाजी करार भारत में शून्य है। क्वेश्चन आया था बीएचयू में, सेक्शन 30 ये लागू होता है इस पर, बीएचयू में पूछा गया था बाजी करार के बारे में, तो याद रखिएगा बाजी करार जो है वाइड होता है, शून्य होता है। समाश्रित संविदा की परिभाषा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड, इसमें क्या होता है कि समाश्रित संविदा कि भविष्य में कोई ऐसी चीज़ हो जाए उसके आधार पर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी
ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बी इज हाउस इज बर्न्ट, दिस इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि बी का हाउस अगर जल जाएगा तो वह 10,000 रुपये देगा। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन यही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉट पे बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हो और आप चाहते हो कि और वीडियो इस पे अगर पढ़ना चाहते हो और ट्रॉट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप इस वीडियो के लिंक में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे कि वीडियोज़ कैसे देने हैं आपको, किस प्रकार पढ़ाया जाए कि आप समझ पाए। तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ इसी पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ या और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? ठीक है, एक इससे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है सीआरपीसी से है, जिसमें पूछ रहा हूँ मैं कि बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है। बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध कहाँ पे डिफाइन है सीआरपीसी में।